हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक ही है सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन। क्यों टॉपिक है? क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो ये क्लास 11th स्ट्रेट लाइन और मैंने लिख रखा है कंसेप्ट्स, और क्या नाम ले रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा ज्योमेट्री दो तरीके की होती है, हम फैमिलियर हैं इस बार चीज से। वही यूक्लिड्स जो क्लास 9th में यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़े थे, यूक्लिड्स ने क्या बताया था कि व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज द रे, व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स, जिनको कुछ ने क्या कहा था, लेमा कहा, एक्जियम कहा, पोस्टुलेट्स कहा। तो वो एक ज्योमेट्री है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड्स की ज्योमेट्री, जिसमें हम क्या क्या पढ़ा करते हैं, लाइंस पढ़ते हैं, एंगल्स पढ़ते हैं। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का नाम है। उसके बाद क्या है कि ट्रायंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, सर्कल्स है, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं, इस चीज़ से फैमिलियर है, क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, बहुत सारा टाइम हम उसमें नहीं लगाएंगे। दूसरा क्या है कि तो एक तो हो गया यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और दूसरी जो ज्योमेट्री है जिसको हम किस में पढ़ते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स बार है, ये वाई बार है। ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, यानी ये ओरिजिन है। तो दूसरी जो ज्योमेट्री हम यहाँ से पढ़ा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैटर ये कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको क्यों कहते हैं। देखो क्या है कि जो एक्स एक्सिस है इसका एक नाम और क्या कहते हैं, अवशीषा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये दोनों मिलकर के हमें क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है। और चूंकि ग्राफ पर ज्यादा पड़ी जाती है इसलिए ये क्या हो गई कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। एनालिटिकल भी ज्योमेट्री हुआ करती है। तो बहुत सारी फॉर्म्स हैं ज्योमेट्री की, तो उनमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन है। अब आप कहें कि इसके अंदर स्ट्रेट लाइन क्या, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन होता क्या है। ये लिखा हुआ कि स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन, भाई स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नाम है, हम हमेशा कहते हैं कि चैप्टर के नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है क्या, ये बात सीखनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमने जो सीखनी है वो इस वाले प्लेन के अंदर सीखनी है, इस वाले प्लेन के अंदर सीखनी है। और इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन कहते हैं, ठीक है। देखो बच्चे क्या होता है कि एक तो ये एक्स वाई प्लेन, तो आपके दिमाग में आया होगा कोई और भी प्लेन होता है क्या। तो क्लास 11th में एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होगा, एक चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जहाँ 3 एक्सिस होंगी, एक्स वाई जेड, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, इसको क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन। तो जो लाइन है वो इस एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी, किसमें लाई करेगी, एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी। अगर इसमें लाई करेगी तो वो क्या हम उसको कहेंगे कि वो लाइन एक स्पेस में लाई करती है, जिसमें
3 डायमेंशन हो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, उसमें क्या होगा, विड्थ हो, वो थिकनेस होगी, उसका वॉल्यूम निकलता है, उसको स्पेस मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कोई लाइन लाई करी, मान लो जैसे हमारा ये पेन है, ये भी एक लाइन है यहाँ पर है, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं, इसमें ये एक प्लेन सरफेस, सरफेस क्या होता है, if 3 or more than 3 points are lie on the same surface then surface is said to be the plane surface। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि what is the line, आप कहेंगे सर जी ये लाइन है, ठीक है ना। हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में लाइन को क्या इंडिकेट करते हैं, a set of points which can be increased endlessly in both the direction which are the no end points। ये तो कहते हैं इस सेट ऑफ पॉइंट, मतलब इस तरीके से आप पॉइंट का ऐसे सेट रखते रहे तो ये एक लाइन बन गई, ठीक है ना। तो ये तो क्या है कि एक लाइन है जो कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री के थ्रू, इसके थ्रू हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके थ्रू हम बच्चों डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेट लाइन हमारी क्या होती है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, या हम क्या कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है, इसको ए नाम डाल लिया, इसको हमने क्या नाम डाल लिया कि बी नाम डाल लिया। ओके, अब मिनिमम डिस्टेंस तो ये बनाया हमने, यही तो बनाया है ना। मान लो कि हमने ऐसे बनाने की कोशिश करते तो ये पहली बात तो आप कहते सर ये लाइन नहीं है, ये कर्व है, ठीक है। ऐसे बनाने की कोशिश करते और ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये चीज दिख रही है दैट इज द शॉर्टेस्ट एमंग ऑल ऑफ द 4, चारों में से शॉर्टेस्ट कौन सा है, ए बी। तो ए बी को ही हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। हमेशा एरो से मार्क करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर कहीं पर भी एरो से कोई मार्क नहीं करेंगे। हाँ, जैसे हमने मान लो सपोज करो कि एक लाइन यहाँ पे बनाई तो हमें इस तरीके से एरो लगा देंगे। ओके, तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और हम इसको किस में पढ़ेंगे, इस एक्स वाई प्लेन में पढ़ेंगे, जिसका एक नाम एक्स के एक्सिस का सीसा, दूसरे का ऑर्डिनेट, ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं कि कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, कार्टेशियन एक प्लेन है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर इस स्ट्रेट लाइन को हम पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन, इसके अंदर इतना बड़ा चैप्टर, बच्चों क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन और इसके बाद एक आएगा कॉनिक सेक्शन, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंस के साथ में बहुत सारे फार्मूले हैं। और ये चैप्टर इंटर रिलेटेड है थोड़ा सा क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी उससे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा आगे थे, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि क्लास 9th में क्या था हमारे पास और क्लास 10th में क्या था, उसके बाद 11th में क्या क्या आएगा, इस बात पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया एक कार्टेशियन प्लेन, क्या ड्रॉ किया, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स बार और ये वाई बार, एक ही नाम डालेंगे, बार बार ऑर्डिनेट अब सीसा है, ये सब बार बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं इसको और इसको वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम सभी अवेयर हैं इससे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमेशा बहुत तसल्ली से पढ़ना चाहिए, बहुत हौच पौच करके नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको बहुत तसल्ली से ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो चैप्टर बहुत आसान लगेगा, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो चैप्टर का हर क्वेश्चन आपको नया लगेगा और आप कर नहीं पाएंगे उसको, ठीक है ना। तो आप इसको आज छोटी वीडियो बनाऊंगा लेकिन आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आप
यूं ही करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू द एग्जामिनेशन और द फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो ये कार्टेशियन प्लेन, इसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। हमें मालूम है कि ये पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव होंगे और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो वो क्या होगा, उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई लाइन मान लो बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो जहाँ कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसे क्वेश्चंस के डिस्टेंस फार्मूला से हमारे कहाँ पर थे कि क्लास 10th में हुआ करते थे। यहाँ पर भी हम देखेंगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में दे रखा हो, ठीक है ना। तो ये क्या था कि एक शॉर्ट में रिव्यू जो कि क्लास 9th में था। क्लास 9th में जैसे स्ट्रेट लाइन बचे, स्ट्रेट लाइन हम ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा किससे बनती है? अगर मान लो कि मैंने एक इक्वेशन लिख ली ax² + bx + c = 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, क्या बनेगा? एक पैराबोला बनेगा, जो कि क्लास 10th में था। भाई पैराबोला बनेगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, कहीं पर भी यू शेप की डिजाइन बन जाएगी। वो क्या होता है? एक पैराबोला होता है। लेकिन ये नहीं बनेगा इससे। ये इससे कब बनेगा? जब हमारी इक्वेशन मान लो कि इस टाइप से कि ax + by = c लिख लिया या -c लिख लिया, या ax = हमने क्या लिख लें, ax = 0 लिख लिया, x = a लिख लिया, या एक कुछ भी लिख लें, x = k लिख लें। तो इससे इससे ये नहीं आया। अगर कोई ये सोच रहा है कि इससे मैंने ये निकाला है, ऐसा नहीं। भाई मैंने लिखा कि 2x = 0, तो x = 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मुझे क्या है कि मैंने कहा कि मान लो कि x = 2 लिखा हुआ है, इससे लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो ये सिंगल वेरिएबल है, ठीक है ना, तब भी इससे लाइन बनेगी दोनों वेरिएबल में। ये बात हम क्लास 9th में सीखे हैं, है ना। तो ये कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने इसलिए ड्रॉ किया है कि आपको थोड़ा सा रिव्यू हो जाए, ठीक है ना। तो अब ये चैप्टर था कहाँ पर? पहले हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से क्लास 10th में। तो क्लास 10th में जो भी था उसका हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा कंसेप्ट को रिव्यू करेंगे और फिर क्लास 11th पर आएंगे। देखो बच्चों, क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं एक वीडियो अगर 1-1.5 घंटे की बनाई जाए तो जितना भी कंसेप्ट इसके अंदर है वो सारा किया जा सकता है। हो सकता है कि बहुत बारीकी से मैं उस चीज़ को नहीं बताऊं, लेकिन 1-1.5 घंटे के वीडियो में एक काम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, पार्ट में बताएंगे हम आपको। और पार्ट में क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम उसको रिव्यू करेंगे। तो जब तक चैप्टर का एंड होगा तब तक क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से आएगा। और इस समय क्या है कि MCQ बहुत आता है, MCQ ही है इस समय फर्स्ट टर्म के लिए। तो फर्स्ट टर्म में MCQ इस चैप्टर से कहीं परपेंडिकुलर, कहीं पैरेलल, कहीं कॉलिनियर, कहीं एंगल एक्यूट, कहीं ऑब्ट्यूट, कहीं पॉजिटिव, कहीं कुछ, इस तरीके सो मेनी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो आगे हम अभी देखेंगे। लेकिन पहले क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं क्लास 10th में क्या क्या था। तो बच्चों क्लास 10th में सबसे पहले था हमारा क्या कि डिस्टेंस फार्मूला क्या था, डिस्टेंस फार्मूला। ओके, डिस्टेंस फार्मूला मतलब आपने सीखा वहाँ पे कि ये कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं। मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ए आ गया, बी आ गया। इन दोनों की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो ये कार्टेशियन प्लेन में अगर है तो फिर क्या है कि इनका x और y कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। तो मैंने a का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 और y2, ठीक है। तो ए बी अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ए बी = क्या आती थी कि √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, ये आती थी। ये आई कहाँ से? ये बात हमने क्लास 10th में प्रूव करके इस फार्मूले को बताया कि आप यहाँ से देख लो। थोड़ा सा मतलब हम रिकैप कर लेते हैं, बहुत सारा तो नहीं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x1 और 0 हो जाएगा, यहाँ पर x2 और 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये x2 माइनस x1। ऐसे ये यहाँ पर क्या ए बी सी मान लिया। तो बी सी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक बाई 2, यहाँ से यहाँ तक बाई 1 है, तो ये क्या बन जाएगी बाई 2 माइनस बाई 1। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या होगा, ये फार्मूला निकल आएगा। ठीक है, ए बी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो क्या था कि क्लास 10th में आप इस बात पे ध्यान नहीं रखते थे, ये x2 माइनस एक्स में जो फार्मूला बता दिया वही लर्न कर लिया, लेकिन हम वहाँ क्या भी ये भी लिखा जा सकता है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, ऐसा क्यों लिखा जा सकता है भाई, हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो कि ऐसा क्यों लिख लिया जा सकता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों हमेशा b माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल हुआ करता है। तो ये क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला कहाँ एप्लीकेशन थी इसकी, ये डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है ना, क्लास 10th में क्वेश्चन पूछ लेते थे कि एक्स एक्सिस से बताओ कि 4 और 5 की डिस्टेंस कितनी होगी, तो स्टूडेंट सोचता डिस्टेंस फार्मूला लगा ले, क्या करें, वट एवर, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हेनेवर द कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर। ठीक है ना, तो जो ये हमारा एक डिस्टेंस फार्मूला, दैट डिस्टेंस फार्मूला वी ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 10। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, और सेक्शन फार्मूला। अच्छा एक बात और भी कि मान लो कि सपोज कर लो कि ये कार्टेशियन प्लेन है, एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, और तो इसके P मान लिया, O मान लिया, ये x और y, तो OP की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती थी कि OP इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाता था। तो हम ऐसा कभी नहीं बनाते हैं, हम आप पहले के अगर हमारी क्लास 10th की वीडियो देखेंगे तो हम डिस्टेंस फार्मूला व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस, अगर जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे कि एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से बनाया, यहाँ ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा, और ए और बी के कोऑर्डिनेट मेंशन किए, ये फार्मूला हमें मालूम है और हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, pause the video and copy it, then come to the section formula. तो देखो हम क्या करें कि सेक्शन फार्मूला, ये बच्चों सेक्शन फार्मूला एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से। सो यहाँ पर भी हमने सपोज कर लिया कि ये ए बी है, यहाँ पर एक P पॉइंट है, P इज नॉट ए मिड पॉइंट, P divides AB into two sections, but the sections are not same, not equal. So suppose the coordinate of A is x1 and y1, और B का कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2, इसको मैंने xy मान लिया, AP अपान में PV, ये क्या मान लिया मैंने m रेशियो n मान लिया। ठीक है ना, यानी P divides the AB line segment into two sections AP and PB. AP is equal to m and PB is equal to n। ठीक है, तो इसमें ये इंटरनली, एक इंटरनली होता है एक एक्सटर्नली होता है, क्लास 10th में इंटरनली सिर्फ था। ओके, तो अगर ये अब P सेक्शन है, इंटरनली सेक्शन है, लाइन को अंदर की तरफ डिवाइड कर रहा है, तो x की वैल्यू यानी इस x की वैल्यू क्या हुआ करती थी, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इसके इक्वल हुआ करती थी। y इज इक्वल टू हमारा क्या होता था कि m बाई 2 प्लस n बाई 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो अगर मान लो कि ये ज़्यादा बड़ा हो गया ये लाइन सेगमेंट ए बी, अब मुझे मान लो कि एक्सटर्नली डिवाइड करना है, एक्सटर्नली सेक्शन बनाना है, तो मैंने क्या किया कि इसको यहाँ पे डॉट रखा और ये P हम यहाँ पर ले आए। ओके, ये P कहाँ आ गया, तो ये एक्सटर्नली सेक्शन होगा। अब ए बी और दूसरा क्या हो गया मेरा ए पी, ध्यान से सुनो, ए बी डिवाइडेड बाई ए पी, जैसे यहाँ पर ए पी अपान में पी भी है ना, तो ऐसे ही क्या बन गया मेरा कि पूरा ए पी डिवाइडेड बाई बी पी। ठीक है,
तो यहाँ से मेरा यहाँ तक जो सेक्शन है वो एम है, और मेरा यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है उस सेक्शन को हम क्या कहेंगे, एल सेक्शन कहेंगे। ओके, तो ये जो सेक्स जो एक्सटर्नल इंटरनली के लिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा कि x इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस वन, बाई इज इक्वल टू एम बाई टू माइनस एन बाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस। ये इंटरनल, ये हमारा ऊपर ये सॉरी ये इंटरनली के लिए, ये एक्सटर्नली के लिए, ठीक है, ये इंटरनली के लिए है। अब ये तो सेक्शन में था, ठीक है ना। अब इसका मान लो कि ये P उठा करके मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर पुट कर दिया, तो हमारा एक नया फार्मूला बन जाता, उससे भी आप अवेयर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। तो लेट अस सी द मिड पॉइंट फार्मूला। तो एक शॉर्ट में मैं क्या दे रहा हूँ आपको कि जो हमारा क्लास 10th में जो था उसका रिवीजन बताने को क्या है कि इसको बहुत देर तक बताया जा सकता है, लेकिन जहाँ जरूरत होगी हम वहाँ पर उसको फोकस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा तीसरा कि मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, ये मिड पॉइंट फार्मूला, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और पी जो हमारा सेक्शन था अब वो एक मिड पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2, ठीक है। यहाँ लिख दिया P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो P का कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मिड पॉइंट फार्मूला। फिर इसी से एक रिलेटेड था सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड बच्चों क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल is said to be the centroid, and the medians divide each other into 2:1 ratio। क्या कह रहा हूँ मैं कि ये एक ट्रायंगल हमने बनाया, और इस ट्रायंगल में ये मीडियन बना लिए तीनों। मीडियन में से क्या होते हैं कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर मिलते हैं, यानी अपोजिट साइड को दो इक्वल पॉइंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो दे आया है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस, इसको G से डिनोट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि XY, ये A, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, X1 Y1, इस B, इसका कोऑर्डिनेट X2 Y2, इसका कोऑर्डिनेट C X3 और Y3। अगर बच्चों इनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो सेंट्रॉइड फिर क्या हो गया, तो सेंट्रॉइड आपको मालूम पड़ गया होगा कि अगर ये पार्ट 1 है तो ये कितना है, 2 पार्ट है, ये कितना है, 1 है, तो ये 2 है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड डिवाइड ईच अदर एट द 2:1 रेशियो। पहले ये 9th क्लास में हुआ करता था, अब नहीं है, अब 7th क्लास में शायद कहीं ये बताया गया, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी भूल जाते हैं। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे इन सेंटर भी होता है, इन सर्किल भी होता है, तो जहाँ पर आएगा हमें रिक्वायरमेंट लगेगी हम उसको वहाँ पर बता देंगे आपको, लेकिन हम क्लास 10th में ऐसा था नहीं, 11th में थोड़ा बहुत है तो वो हम बता देंगे आपको। तो लेकिन पहले जब तक हम रिकैप करेंगे तब तक हम क्लास 10th तक ही रहेंगे। तो देखो बच्चों, अब आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन, मतलब ट्रायंगल की एरिया जब उसकी वर्टिसेस दे रखी हो। तो बच्चों देखो, जो भी जैसे सेक्शन फार्मूला था, मिड पॉइंट फार्मूला था, इन सब का प्रूफ हमने क्लास 10th की वीडियो में करा रखा है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पहुँचे, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर पहुँचे और देखें।
ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 और y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मैंने क्या लगा लिया, एब्सोल्यूट के लिए ये साइन लगा दिया। क्या इसका फार्मूला होता है कि x1 और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2, इसके बाद क्या आ गया y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस और क्या बन गया y2, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट हमने यहाँ पे इस तरीके से बंद किया और ये एब्सोल्यूट का साइन ये लगा दिया। तो ये फार्मूला है किसके लिए, मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। इसको दूसरे फॉर्मेट में भी निकाला जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम बताते हैं आपको क्लास 12th में कि 1/2 और डिटर्मिनेंट फॉर्मेट कहते हैं इसको, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1, ठीक है। इससे आसानी से हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये आसान भी है। कैसे आ जाएगा कि 1/2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है कि क्लास 10th में क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होता था मैं, तो क्लास 10th में जब क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया निकालते तो बीच में एक डायगोनल मिलाया करते थे, फिर इसको 2 बार इस तरीके से करते थे। तो क्वाड्रिलेटरल का मान लो कि सपोज कर लो कि ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे दे रखा है ए बी सी डी, तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि x1 y1 x2 y2, ठीक है, x3 y3 x4 y4, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2, और ये बनाया जैसे ये था वैसे इसको लिख लेंगे कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और फिर x1 y1, ठीक है। देखो x1 से x1 तक आ गया, x1 से x1 तक आ गया। मैं प्रोसेस वही है कि इसको इससे माइनस इसको इससे, 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 ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट में रहता है और आसानी से हो जाता है। तो बच्चों ये कंसेप्ट था क्लास 10th के लिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे क्लास 11th का, शुरुआत तो होनी चाहिए। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव सी व्हाट इज इन क्लास 11th में क्या है। देखो जो हमारी 11th में 10.1 एक्सरसाइज है उससे पहले बहुत सारी कंसेप्ट्स दे रखे हैं, तो आपको सारे कंसेप्ट्स एक बार में याद नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप इस चैप्टर को करें तो पहले कंसेप्ट लिखें, तो 3 बार लिखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट ध्यान आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे क्या कि एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या होता है, ठीक है। वही देखो स्लोप क्या होता है कि सपोज कर लो कि ये एक प्लेन सरफेस है, क्या है, एक प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस पर एक लाइन मान लो कि मैंने ऐसे बना दी, तो ये टेढ़ी है, तिरछी है, इस तरीके से है। ये पेन है, मान लो लाइन है, तो ये मेरे ये आर्म है, इस पर इस तरीके से, तो क्या है कि ये तिरछी है, इंक्लाइंड है, झुकी हुई है ना। तो ये जो झुकी हुई है, जो इंक्लिनेशन है इसका, वो किस में मेजर करेंगे, डिग्री में मेजर करेंगे। तो वो जो डिग्री में मेजरमेंट है उसको ही हम क्या कहते हैं कि ये कितनी झुकी हुई है, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ स्लोप कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of a line in the positive direction of the x-axis is said to be slope of the line। क्या कह रहा हूं मैं
कि भाई देखो दो बातों से हम जानते हैं इसको, एक तो क्या है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, या फिर दूसरा हम इसको स्लोप। भाई इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन क्या है, ये लाइन झुकी हुई है, ठीक है, झुका हुआ है, इसके अंदर टेढ़ी है, ये तिरछी है, ओके। और दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ, इसी को स्लोप कह रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि स्लोप क्या होता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, in the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, ये क्यों कहा गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? ये कार्टेशियन प्लेन बनाया हमने, मान लो कि ये लाइन बना ली, सपोज कर लो कि ये लाइन हम ड्रॉ कर ले। अब ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अब देखो आप हमसे ये भी तो कह सकते हो सर जी ये भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस एक्स एक्सिस के साथ में हम चलेंगे और जो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है वो ऐसे मूव करेगा। क्या लिख दिया मैंने इसके लिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, इसलिए मैं नीचे वाले को कंसीडर नहीं करूंगा, ये इस तरीके से चलेगा। तो ये कितना आ गया मेरा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये जो थीटा हमें दे रखा है इसको ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। ये किससे डिनोट होता है, एम से डिनोट होता है, यानी स्लोप जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप एक बात देखो, अगर हम जैसे टेबल बनाते हैं तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू 0 पे 0 हो गई। तो ये थीटा अगर 0 हो गया तो वो ये लाइन एक्स एक्सिस पे लाई कर जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ द एक्स, ठीक है ना। और अगर ये 90 पे पहुंच गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, भाई 10 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड के इक्वल होती है, तो उस पर स्लोप डिफाइंड नहीं होगा और 0 डिग्री पे स्लोप 0 के इक्वल होगा, ओके। अब देखो तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, टेन थीटा हो गया। ये इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो ये किससे, अब स्लोप बच्चों ये नहीं कि स्लोप निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ यही एक मेथड है, यही एक फार्मूला है कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा, ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा। वो क्या है वो हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। और देखो बच्चों इस चैप्टर का एक सबसे अच्छा कंसेप्ट है जो कि आपको दिमाग में इतने अच्छे से बसाना है, वो क्या है, हमसे पूछेगा इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पूछेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर पूछेगा तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो ही चीजें तलाशनी है। वो क्या क्या तलाशनी है कि एक लाइन पर मुझे एक तो पॉइंट कहीं से मिल जाए x1 y1, और उस लाइन का क्या मिल जाए कि स्लोप मिल जाए। अगर ये दो चीजों मिल जाए तो बड़े आराम से इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। वो क्या होगी कि y माइनस y1, ये बताएंगे आगे, x माइनस x1, ठीक है ना। तो अब ये स्लोप, इसका मतलब मुझे टेन थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू जब मालूम होनी चाहिए तब ये एम की वैल्यू आएगी, ऐसी बात नहीं है। अगर एक लाइन पर मुझे दो पॉइंट्स मालूम है, जैसे इससे आगे का कंसेप्ट क्या होगा कि स्लोप ऑफ लाइन व्हेनेवर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन इज गिवन। क्या कह रहा हूं मैं कि स्लोप ऑफ द लाइन व्हेनेवर द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन इज गिवन, ठीक है ना। ये बात अगर गिवन है तो उसके मान लो कि यही लाइन है, ये कार्टेशियन प्लेन, इसमें डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। ए बी, यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पर x2 और y2, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा
कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब सपोज कर लो कि इसको मैंने, ये जो लाइन थी, ये लाइन तो आपने क्या ऐसे बना ली, ये थीटा आ गया, इस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। ओके, अब ये दो, अब एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, तो मैंने इस तरीके से ये बना लिया, ये थीटा इसके बराबर होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया, उससे ये निकल आएगा, जैसे अभी डिस्टेंस फार्मूले में था, है ना। तो ये m बराबर क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। अब सपोज कर लो कि ये तो ऐसा था, अगर मैंने इस तरीके से बना लिया फिर क्या होएगा भाई, ये थीटा, अब ये तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना। तब हम उस केस में क्या करेंगे, जा करके कि इस लाइन के पैरेलल ये हमारी एक लाइन और ड्रॉ कर ली, ठीक है। ओके, तो हमारा ये एंगल अब क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। और तो 180 माइनस थीटा और थीटा दोनों की स्लोप हमेशा सेम आएगी। 180 माइनस थीटा चाहे तो रख ले और चाहे थीटा रख ले, स्लोप आपकी सेम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक टेक में बना रहेगा, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर ये अच्छी लगे आपको तो इसको लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बच्चों, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, तो जिस किसी को भी रिक्वायरमेंट है, हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।